नमस्कार श्रोताओं, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः उपस्थित हूँ धर्मवीर भारती जी की एक और कविता की व्याख्या लेकर। और आज की कविता का शीर्षक है गुलाम बनाने वाले। धर्मवीर भारती जी की जितनी भी कविताएं अभी तक हमने उनका भावार्थ जाना है, उन सब कविताओं से आपको यह कविता कुछ अलग ही अंदाज में मिलेगी। उन्होंने इस कविता में भारत के प्राचीन इतिहास में जिस प्रकार से भारत को विदेशियों के द्वारा गुलाम बनाने का कार्य किया गया था और जिस रूप में उस समय भारत को गुलाम बनाया गया था, उसी रूप का बदला हुआ एक तरीका, गुलाम बनाने का एक बदला हुआ तरीका आज भी बदस्तूर जारी है। इस बात को उन्होंने इस कविता के माध्यम से उठाने की कोशिश की है। पहले हम भौगोलिक या राजनीतिक रूप से गुलाम थे, लेकिन अब सांस्कृतिक रूप से गुलाम होते जा रहे हैं। इस बात को भी उन्होंने इस कविता में आवाज़ दी है। तो आइए कविता का भावार्थ करते हैं। और भी पहले वे कई बार आए हैं। वे यानी कि वे लोग जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था, जो कि बाहर के देशों से आए थे। तो और भी पहले यानी आज से पहले भी वे लोग बहुत बार भारत में आए हैं। एक बार जब उनके हाथों में भाले थे। कवि कहता है कि एक बार तो वो तब भारत में आए थे जब उनके हाथों में भाले होते थे, अर्थात उनके हाथों में तलवारें, अस्त्र शस्त्र इत्यादि होते थे। घोड़ों की टापों से खैबर की चट्टानें कांपी थी। घोड़ों की टापों से यानी वे घोड़ों पर सवार होकर आए थे। खैबर की चट्टानें कांपी थी। खैबर की चट्टानों का कांपने का अर्थ है खैबर हिमालय जो पर्वत है उसी की एक श्रृंखला है, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर एक पर्वत श्रृंखला है। इसे आप पश्चिमी हिमालय भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से असम, नागालैंड, मिजोरम तक पूर्वी हिमालय फैला हुआ है, वैसे ही पश्चिमी हिमालय की एक श्रेणी खैबर, और ये एक दर्रा है। जिस प्रकार से हमारे यहाँ जोजिला, नाथुला, रोहतांग इत्यादि दर्राएं हैं, पास हैं, दो पर्वतों के बीच का रास्ता, वैसे ही खैबर भी दर्रा है, जहाँ से होकर बहुत से आक्रमणकारी भारत में आए थे, जिनमें आप मोहम्मद गोरी, इसके अतिरिक्त नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, मुग़ल, तुर्क, बहुत से ऐसे आक्रमणकारियों के नाम ले सकते हैं जो कि इसी खैबर दर्रा से गुजरते हुए भारत में आए थे और उन्होंने भारत पर शासन किया, हमें गुलाम बनाया। तो कवि इसी बात को इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि एक बार तो वे आक्रमणकारी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, वे खैबर दर्रा को पार करते हुए घोड़ों पर सवार होकर तलवार हाथ में लिए हुए आए थे। एक बार जब भालों के बजाय उनके हाथों में तिजारती परवाने थे। तिजारती का अर्थ होता है व्यवसाय या रोजगार, और परवाने पत्र। तो अब कवि कहता है कि एक बार तो वे घोड़ों पर सवार होकर और भाले हाथ में लिए हुए खैबर की दर्राओं से आए थे, और एक बार वे भालों की अपेक्षा उनके हाथों में तिजारती परवाने थे। इस बात की ओर संकेत किया है कि उनके हाथों में व्यवसाय से संबंधित राजपत्र थे। साफ साफ संकेत है, अंग्रेजों की ओर संकेत किया गया है। पहले पहल अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में व्यापार करने के लिए ही आए थे, और इंग्लैंड के शासन की तरफ से उनके पास राजपत्र भी थे।
उन राजपत्रों को दिखाकर ही उन्होंने यहाँ के राजाओं से व्यवसाय की कारोबार करने की अनुमति ली थी और उसी के बाद उन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाकर हमें गुलाम भी बनाया और हम पर शासन भी किया। तो कवि का मुख्य रूप से यही दर्शाने का उद्देश्य है कि वे रूप बदल बदल कर आते रहे हैं, लेकिन उनका कार्य एक ही रहा है कि वे हमें गुलाम बनाते रहे हैं। पहले तो वे घोड़ों पर चढ़कर आए, उसके बाद वे व्यापार करने के उद्देश्य से आए, लेकिन अंत में उन्होंने भी कार्य हमें गुलाम बनाने का ही किया है। बगल में संगीनें थी, और अब साथ ही कवि ने यह भी कहा है कि उनके हाथों में व्यवसाय से संबंधित राजपत्र तो थे ही, साथ ही उनके पास संगीनें यानी कि बंदूकें भी थी, जिनके दम पर उन्होंने भारत पर शासन किया। लेकिन इस बार चुपके से आए हैं। अब भारती जी कहते हैं कि पिछली दोनों बार उनके आने का पता लगा था, चाहे इस बारे में पता लगा हो कि वे घोड़ों पर आ रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से पता लगा था। दूसरी बार भी ये पता लगा था कि व्यवसाय करने के लिए आए हैं, और थोड़े दिन में उनके मंसूबे भी स्पष्ट हो गए थे कि किस उद्देश्य से वो यहाँ आए हैं। लेकिन इस बार उनके आने का पता भी नहीं चला है। इस बार वे बड़े चुपके से आए हैं, बड़े ही मौन तरीके से आए हैं। आधे हैं जिनके हाथों में हैं, और जो भी लोग अब चुपके से आए हैं, उन लोगों में से आधे लोगों के हाथों में कैमरे, थैलियाँ, टूरिस्ट पासपोर्ट, रंग बिरंगी फिल्में। देखिए, कवि ने 4-5 यहाँ पर स्थितियाँ बताई हैं कि अब वे रूप बदल कर आए हैं, बड़े ही शांत तरीके से आए हैं, किसी को पता भी नहीं चला, और उनके हाथों में ना अब भाले हैं, न ही उनके हाथों में अब संगीनें हैं, बंदूकें हैं, बल्कि उनके हाथों में कैमरे हैं। वे कैमरे जिन कैमरों के माध्यम से वे तस्वीरें लेते हैं, और उन तस्वीरों के आधार पर वे हमारी संस्कृति को बदलना चाहते हैं, हमारी संस्कृति में प्रदूषण फैलाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त उनके हाथों में टूरिस्ट पासपोर्ट जो कि कोई टूरिस्ट पासपोर्ट लेकर किसी देश की यात्रा करने के लिए जाता है, उसकी यात्रा को वैध ठहराने के लिए टूरिस्ट पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो वे टूरिस्ट बनकर हमारे देश में आए हैं। कवि का कहने का मतलब ये है कि वे टूरिस्ट बनकर, यानी कि एक प्रकार से घुमंतू बनकर हमारे देश में दाखिल हुए हैं। थैलियाँ, रंग बिरंगी फिल्में। थैलियों से अभिप्राय उन बातों से है कि उनके पास धन की थैलियाँ हैं। उस धन का लालच दे देकर वो लोगों के मन को बहलाना चाहते हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उन्हें लोभ लालच में डालकर उनको गुलाम बनाने की तैयारी वे कर रहे हैं। और रंग बिरंगी फिल्में कि जिनमें विभिन्न प्रकार के दृश्य हैं, जैसी कि फिल्में अब सांस्कृतिक प्रदूषण देश में फैला रही हैं, या हमारे देश की संस्कृति का पश्चिमीकरण कर रही हैं, वेस्टर्नाइजेशन हमारे देश की संस्कृति का हो रहा है। उस बात की तरफ संकेत है कि इन फिल्मों के द्वारा भी वो हमें सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं। देखिए, पहले तो उन्होंने हमें राजनीतिक रूप से या भौगोलिक रूप से गुलाम बनाया था, लेकिन अब वे हमें सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारी संस्कृति में ही सेंध लगाना चाहते हैं, चाहे वह किसी घुमंतू टूरिस्ट के रूप में आए हों, या नई नई फिल्मों के निर्माण कार्य को लेकर आए हों, या फिर वे लालच देते हों, गरीब लोगों को रोटी का लालच देते हों या धन का लालच देते हों, उसके द्वारा वे उनका सांस्कृतिक परिवर्तन करना चाहते हों। तो इस प्रकार से वे अब दूसरे रूप में ही आए हैं और सांस्कृतिक प्रदूषण फैला रहे हैं, सांस्कृतिक गुलाम हमारे देश को बना रहे हैं।
और यदि गंभीरता से विचार किया जाए तो यह वास्तविकता भी है कि धीरे धीरे हमारी संस्कृति का पश्चिमीकरण होता जा रहा है और हम पश्चिमी संस्कृति के ही रंग में रंगते जा रहे हैं। जो भारतीय संस्कृति के मूल्य थे वे धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं और हम पश्चिमी लोगों के नहीं तो पश्चिमी संस्कृति के गुलाम अवश्य बनते जा रहे हैं, उसी संस्कृति पर चल रहे हैं। हमें वही संस्कृति श्रेष्ठ लगती है और जो भारतीय संस्कृति के मूल्य थे हम कहीं न कहीं उनको हीन करके आंकते हैं। आप भाषा को ही लें, जिस प्रकार से अंग्रेजी बोलना और अंग्रेजी में ही बात करना एक श्रेष्ठता का गुण आज भी समझा जाता है, तो यह संस्कृति के पश्चिमीकरण का ही उदाहरण है। चाहे वह पहनावा हो, चाहे वह खान पान हो, भाषा, रीति रिवाज, सभी में पश्चिमीकरण का प्रभाव आता जा रहा है। और यह प्रभाव या तो फिल्मों के माध्यम से आया है या जो टूरिस्ट भारत में आते हैं उनको देखकर भी यह परिवर्तन आता है। उसी जीवन शैली को अपनाने का प्रयत्न लोग करने लग जाते हैं। वे इस प्रकार के अपने देश के चित्र भी दिखाते हैं, इस प्रकार के अपने देश का व्याख्यान भी करते हैं कि उनसे हमारी संस्कृति प्रभावित होती है। या फिर हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जिस प्रकार से कोई आदिवासी या ये बात हुई भी है कि जो हमारा पूर्वोत्तर का भाग है, भारत के पूर्वोत्तर का, जहाँ पर असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इत्यादि ये राज्य हैं, तो वहाँ पर गरीब जनता को केवल इस नाम पर कि आपको रोटी मुहैया करवा दी जाएगी और थोड़े से धन का लालच देकर उनका सांस्कृतिक परिवर्तन करने का प्रयत्न भी किया गया है। चाहे हम उसके कारणों के बारे में खोज करें तो वो सरकारों के कारण रहे हों या कोई भी कारण रहे हों, लेकिन प्रयत्न ऐसे अवश्य किए गए हैं कि थोड़ा सा लालच देकर लोगों का सांस्कृतिक परिवर्तन किया जाए। आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे। जो लोग अब की बार हमें गुलाम बनाने के लिए आए हैं उनमें से आधों की बात तो ऊपर की है, और जो आधे बचे हुए हैं वो किस प्रकार से परिवर्तन करना चाहते हैं, किस प्रकार से गुलाम बनाना चाहते हैं, यह बात अब बताई गई है। आधे हैं जिनके पास रंग बिरंगे चेहरे। उनमें से जो आधे लोग हैं उनके पास रंग बिरंगे चेहरे हैं, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार के चेहरे हैं, अलग अलग चेहरे हैं, अर्थात वे अलग अलग रूप धारण कर लेते हैं, कभी व्यवसायी का, कभी किसी का, कभी किसी का, तो वे रूप बदलने में भी माहिर हैं ताकि उनको पहचाना न जा सके। जिनको वे हुक्म के मुताबिक बदल सकते हैं, अर्थात कि हुक्म उनको किसका मिलेगा, जिन्होंने उनको गुलाम बनाने के लिए भेजा है। तो उनके जो मालिक हैं, उनके जो स्वामी हैं, जब जब उनके आदेश होते हैं तो उनके आदेशानुसार वे अपने चेहरे परिवर्तित कर लेते हैं, वे उसी रूप में ढल जाते हैं और एक नई योजना गुलाम बनाने की वे बना लेते हैं। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से आज के दिन चीन विभिन्न देशों पर अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, उन्हें अपने गुलाम के रूप में ही बनाता जा रहा है। जिस तरह से पहले उनको कर्ज देना, उनका दोस्त बनकर कर्ज देना, फिर उनको अपने ऊपर पूरी तरह से आश्रित कर लेना, उन्हें ब्याज के चक्कर में ऐसा उलझाना कि वे कभी भी उसके ऋण से उऋण नहीं हो पाते। तो इस प्रकार का जो कार्य है वो चाहे बड़ी बड़ी कंपनियों के माध्यम से किया जाए या और किसी माध्यम से किया जाए, तो वे विभिन्न रूपों को बदल बदल कर और विभिन्न माध्यमों से गुलाम बनाने की इस प्रक्रिया को निरंतर रूप से जारी रखते हैं। दो दो आने वाले दूर किसी नगरी में छपे हुए। दो दो आने वाले ये केवल इसलिए बताया गया है कि उनका कोई ज़्यादा उसमें कॉस्ट नहीं लगती, उनका कोई ज़्यादा खर्च नहीं आता उस प्रकार के कार्य करने में, गुलाम बनाने के लिए जिन लोगों को भेजते हैं उनमें। और दो दो आने वाले
बड़े ही कम लागत पर वो इस तरह के कार्य करते हैं, इस प्रकार के रूप बदल लेते हैं, इस प्रकार की योजनाएं बना लेते हैं कि उनको पहचाना ना जा सके और वे निरंतर वे मुखौटे लगाकर अपने रूप को बदलते रहते हैं। दूर किसी नगरी में छपे हुए पैम्पलेट कि हमारे देश से जो बहुत दूर किसी देश में ऐसे पैम्पलेट यानी कि पर्चे छपते हैं, और पर्चे यहाँ पर उन दस्तावेज़ों के लिए प्रयोग किए जाते हैं जिन्हें किसी का प्रचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है, उन्हें पैम्पलेट कहा जाता है। कि जो प्रचार के लिए पर्चे प्रयोग होते हैं उन्हें ही पैम्पलेट का नाम दिया गया है। तो जब कोल्ड वार, शीत युद्ध रूस और अमेरिका के बीच में चल रहा था, तो दोनों ही जो ये महाशक्तियाँ थी, इन दोनों ही महाशक्तियों का एक उद्देश्य था कि विश्व के अन्य देशों को किस प्रकार से पूंजीवादी या समाजवादी बनाया जाए। अमेरिका चाहता था कि पूंजीवादी बनाया जाए और रूस चाहता था कि किस प्रकार से कम्युनिस्ट बनाया जाए, साम्यवादी बनाया जाए। तो इसी का प्रचार करने के लिए अमेरिका पूंजीवाद का और रूस साम्यवाद का प्रचार करने के लिए, या चीन साम्यवाद का प्रचार करने के लिए इस प्रकार के प्रचार का कार्य तब करते थे। और आज के दिन भी जैसे हम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा देखते हैं कि फेसबुक पर प्रचार के लिए कैसी होड़ लगी है, चुनाव तक प्रभावित हो जाते हैं, तो उन्हीं पैम्पलेट की बात की गई है। और ये जो विदेशी लोग जो कि अब की बार शांत रूप से रूप बदल कर आए हैं, वे इन्हीं पैम्पलेट का भी सहारा लेते हैं, प्रचार का भी सहारा लेते हैं, चाहे वे मीडिया के द्वारा, समाचार पत्र के द्वारा या टीवी, रेडियो इत्यादि के माध्यम से ही करें, तो इनका सहारा भी वे लेते हैं। रोटी और पैम्पलेट के ढेरों में ढक ढक कर आई है। पैम्पलेट यानी पर्चों के, और रोटी के नीचे उसको रोटी और पर्चों से ढका गया है। तो इन रोटी का अर्थ यहाँ पर लालच है, थोड़े से धन का लालच है, यानी कि जो लोग अभी भी इतने गरीब हैं देश में कि उनको भूखों मरने की नौबत आती है, तो उनके लिए रोटी का लालच और पैम्पलेट जो पर्चे हैं सब्ज बाग दिखाने वाले, वे सभी उन जो उनके नीचे जो जंजीरें छिपी हुई हैं, जो कि अगली पंक्ति में बात आएगी, ये रोटियां और ये पैम्पलेट उन जंजीरों को ढके हुए हैं। वास्तव में उनका उद्देश्य गुलाम बनाने का है, सांस्कृतिक रूप से गुलाम बनाने का है। तो वास्तव में उन रोटी और पर्चों के ढेर के नीचे जंजीरें ही छिपी हुई हैं, जिनसे कि अंत में हमें गुलाम ही बनाया जाएगा। दूर किसी नगरी में ढली हुई जंजीरें, ढली हुई मतलब निर्मित की हुई, बनाई हुई। तो दूर किसी नगरी में बनाई हुई जंजीरें इस बार रोटी अर्थात लालच और पैम्पलेट अर्थात प्रचार के नीचे ढक कर, ताकि वो किसी को दिखाई न दें, तब यहाँ भारत में प्रवेश कर रही हैं, हमारे देश में प्रवेश कर रही हैं, और हमें गुलाम बनाने की फिर से कोशिश की जा रही है। ढंग है नया लेकिन बात यह पुरानी है, कि उनका आने का, गुलाम बनाने का, साधन प्रयोग करने का बेशक से नया ढंग है, नया तरीका है, लेकिन जो उनका उद्देश्य है, जो बात है, मुख्य बात है, वह पुरानी ही है, कि उनका उद्देश्य केवल गुलाम बनाना है और हम पर शासन करना है। घोड़ों पर रखकर या थैली में भरकर या रोटी से ढककर या फिल्मों में रंग कर, कि चाहे वह रूप कैसा ही हो, तरीका कैसा ही हो, चाहे वह घोड़ों पर आए या रोटियों से ढककर जंजीरों को लाएं या फिल्मों में रंग कर किसी दास्ता को लेकर आए या थैली में भरी हुई धन या थैली में भरे हुए पैसों के लालच के रूप में गुलामी लेकर आए, वे जंजीरें केवल जंजीरें ही लाए हैं। उन सब का केवल एक ही उद्देश्य है कि
वे देश को सांस्कृतिक रूप से इस बार गुलाम बनाना चाहते हैं। वे गुलाम बनाने के लिए केवल जंजीरें ही जंजीरें लाए हैं, चाहे वे रोटी से ढके हों, अर्थात किसी की भूख को मिटाने के जो सपने हैं उनको दिखाकर वे उन जंजीरों को ढके हुए हों, अर्थात अपनी गुलाम बनाने के उद्देश्य को छिपाए हुए हों, या लालच देकर, या फिल्मों के माध्यम से, जो चकाचौंध फिल्मों की होती है उनके माध्यम से सांस्कृतिक गुलामी को छुपाए हुए, लेकिन अंत में उन सब का उद्देश्य गुलाम बनाने का ही है। और भी पहले वे कई बार आए हैं, अर्थात इस बार आने से पहले भी वे कई बार भारत पर आक्रमण कर चुके हैं और कई बार भारत को गुलाम भी बना चुके हैं। तो यह था भावार्थ गुलाम बनाने वाले कविता का। धन्यवाद।